नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर आपका 81 होने वाला है। जी हाँ, 80 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और ये जो सिलसिला चल रहा है ये बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 3 से 4 महीने का हो गया है। और अभी तक हम लोग 81 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी डाला गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारा पीडीएफ आपको मिल चुका होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं 75 डीएलएड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और ये अभी तक जितना मैंने करवाया है लगभग अब रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग को बताया गया होगा, उसको पूरा विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से डेली लाइव क्लास होती है। ठीक है, 9 बजे रात्रि में, है ना, 9 PM से डेली लाइव क्लास होता है। और ये जो नंबर दिख रहा है आपको 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। और इस पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ आपको पीछे वाला सभी पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। अब ज़्यादा समय नहीं है तो कम समय में आप पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसमें आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इसमें 351 का चार्ज रखा गया है। मात्र 351 रुपया में आपको सभी पीडीएफ और नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम इस नंबर पर करना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहाँ आपको सभी पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन करें। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ ताकि वहाँ से भी आपका कुछ रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो ये कैरियर परिवार का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 2800 लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग एक बार शुरू से, है ना, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पहला नंबर कह रहा है कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। वो विधि बताना है, वो नियम बताना है, कौन सा विधि है जिसमें मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन होता है। ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है आपको। लाइव चैट जो हो रहा है उसमें सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सभी लोगों का जवाब ए आ रहा है, तो ए ही इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका कह रहा है कि अल्पकालिक स्मृति क्या होता है? बताइए, अल्पकालिक कह रहा है ना, मतलब कुछ देर के लिए याद होना। स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखने का चीज़ होता है स्मृति, है ना। तो अल्पकालिक स्मृति क्या होता है? ऑप्शन कह रहा है कि इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, या फिर बी नंबर है कि व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखेगा। अधिक समय तक कैसे याद रखेगा? ये अल्प है तो कम समय तक के रखेगा ना, यानी कि शीघ्र वो भूल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका ए वाला हो जाएगा। दोनों, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन छाटिए और इसको क्लिक करके आगे निकल दीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? आपके जो रुचि होता है ना, आपका जो रुचि है उसको प्रभावित करने वाला कारक बताना है कि क्या क्या कारक होता है। ऑप्शन है कि परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। तो बिल्कुल तीनों यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसका है दोस्तों? वंशानुक्रम जो होता है ना वो माता पिता से ही प्राप्त होता है बच्चों में। ठीक है, तो ये परिभाषा किसका दिया हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है रुथ बेनेडिक्ट या वुडवर्थ या फिर पी जिन्सबर्ट का या फिर
एनास्टॉसी का है। तो क्या होगा, 4 का आंसर हो जाएगा। रूथ बेनेडिक्ट का ये कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन कौन से हैं, बताइए। तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है ना, जिनका बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। इसको शिक्षण विधि किस प्रकार से होना चाहिए, तो गतिवर्धन के माध्यम से, बिल्कुल सही है। संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम या फिर विशिष्ट कक्षाएं। 5 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि CAT परीक्षण। देखिए CAT आप एक सुने होंगे दोस्तों, TAT परीक्षण। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ बताऊंगा कि CAT परीक्षण क्या होता है और TAT परीक्षण क्या होता है, बताइए तो, है ना। देखिए CAT परीक्षण क्या होता है, तो CAT परीक्षण जो है ना, ये बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि जो TAT परीक्षण जो है, ये वयस्कों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है CAT और TAT में, ठीक है। ये बालकों के CAT जो है, ये बालक के अंतर्बोध परीक्षण किया जाता है CAT परीक्षण में। CAT परीक्षण दोस्तों ये सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, लियोपोल्ड के द्वारा। जी हाँ, लियोपोल्ड बैलक के द्वारा किया गया था। ये सबसे पहले 1948 में किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है, बालक के लिए यानी कि बच्चों के लिए। और TAT किसके लिए है, तो वयस्क के लिए। दोनों पूछा जाता है एग्जाम में आपका, ठीक है। TAT का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो फुल फॉर्म भी आपको बताना है, मैंने कई बार बता भी चुका हूँ आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि वाक दोष के प्रकार बताना है। वाक दोष मतलब क्या होता है, वाणी दोष, है ना। वाक दोष का मतलब क्या हुआ, वाणी दोष, है ना, यानी कि बोलने की दोष, है ना। वाणी दोष मतलब बोलने वाला कौन कौन से दोष होते हैं, तो इसके टोटल 6 प्रकार होते हैं आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी होता है, वाक दोष यानी कि वाणी दोष 6 प्रकार के। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर क्या होता है। देखिए मंद बाधित, है ना, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, यहाँ डेसिबल के जगह पर दोस्तों यहाँ पर आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, बुद्धि लब्धि, है ना। मतलब जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, मंद बाधित जो बच्चे होते हैं, उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। बुद्धि लब्धि उनका कितना होता है, तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो बुद्धि लब्धि होता है इनका, वो कहीं कहीं देखिए ऑप्शन में मिलेगा आपको 50 से लेकर के 70 के बीच में। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 से लेकर के 69 तक आपका होता है, ठीक है। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला है कि सामान्य बच्चे की IQ कितनी होती है। तो सामान्य बच्चे जो होते हैं उनका IQ मतलब कि बुद्धि लब्धि, तो सामान्य बच्चे के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ कि 90 से लेकर के 110 तक होता है, ठीक है। IQ मतलब कि बुद्धि लब्धि होता है सामान्य बच्चे का। और तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 90 से लेकर 110 तक आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 90 से लेकर के 100 तक, इसी को आप 110 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 100 नहीं 110 होना चाहिए। 90 से लेकर के 110 तक होता है सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेसरी ने कौन सी शिक्षण प्रणाली विकसित किया था, बताइए। मारियो मॉन्टेसरी नाम सुने होंगे, इसका मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कई बार। तो मॉन्टेसरी ने दोस्तों जो शिक्षा प्रणाली पूछा गया है, कौन सी शिक्षा प्रणाली विकसित किया था, तो ये बच्चों के लिए, है ना। ये 2.5 साल से लेकर के, जो 2.5 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये पढ़ाई के संबंधित आपको शिक्षा प्रणाली विकसित किया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्सरी का, है ना, यानी कि 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कि नर्सरी शिक्षा प्रणाली विकसित किया था मॉन्टेसरी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का समाज पर प्रभाव है। दोस्तों शिक्षा का समाज पर कौन सा प्रभाव है, तो सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक परिवर्तन या बालक का सामाजिकरण या फिर इनमें से सभी। देखिए शिक्षा जो है ना, ये सभी चीज़ पर प्रभाव अपना छोड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक नियंत्रण भी, सामाजिक परिवर्तन भी और बालक का सामाजिकरण भी।
नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रति समाज का कर्तव्य है। दोस्तों शिक्षा के प्रति समाज का कौन सा कर्तव्य है ये आपको बताना है। तो समाज का ये कर्तव्य है कि स्कूलों की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था करना, ये भी सही है। पुस्तकालयों की स्थापना करना, ये भी सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग अभी देख रहे हैं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि 9 बजे से आपका डेली क्लास होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे आपको हम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप डेली क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 बजे से डेली आप तैयार रहिएगा, 9 PM रात में। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज का प्रकार है। दोस्तों समाज का प्रकार यहाँ पर बताना है। आदर्शवाद समाज बिल्कुल सही है, प्रयोजनवाद समाज ये भी है, फासिस्ट समाज ये भी है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ये सभी प्रकार के क्या है, एक प्रकार के समाज है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक समाज का स्वरूप क्या है। दोस्तों बताइए तो आधुनिक समाज का स्वरूप क्या है। भौतिकवादी समाज है, आधुनिक समाज पूछ रहा है आपको, है ना, प्राचीन नहीं आधुनिक पूछ रहा है। तो आधुनिक समाज का स्वरूप क्या है, तो भौतिकवादी या साम्यवादी या जनतांत्रीय या फिर इनमें से सभी। 14 का क्या होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि भौतिकवादी भी है, साम्यवादी भी है, जनतंत्रीय भी है, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि अधिशिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपको बताना है। शिक्षण अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो करके सीखने का सिद्धांत बिल्कुल ये भी होता है, प्रेरणा का सिद्धांत ये भी ठीक है, रुचि का सिद्धांत ये भी ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको डी में दिया गया है इनमें से सभी, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई भी रहेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ई में क्या पूछता है, देता है कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हुआ, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि इनमें से एक से अधिक सही है कि नहीं, एक से अधिक सही है ना। तो यहाँ पर इनमें से सभी, तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप ई नंबर ऑप्शन मारिएगा आपको, ठीक है, यानी कि इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है कि शिक्षण प्रविधियां है। शिक्षण प्रविधियां दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रविधि या विवरण प्रविधि या वर्णन प्रविधि या उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी जो आंसर हो जाएगा ये सभी शिक्षण प्रविधियां के अंतर्गत आता है, प्रश्नोत्तर, विवरण, वर्णन, ठीक है, सभी शिक्षण प्रविधियां हैं आपका। अगला है कि शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी है। दोस्तों शिक्षण यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर शिक्षण हो गया है, तो शिक्षण यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी, यानी नई विधियां कौन कौन सी है, तो बाल केंद्रित शिक्षण, ठीक है, और गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था। देखिए तो ये मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो पावलोव महोदय थे ये किस पर प्रयोग किए थे, तो पावलोव जो प्रयोग किए थे दोस्तों ये कुत्ते पर प्रयोग किए थे कि नहीं, कुत्ते पर। और चूहा पर कौन किया था, तो बिल्ली और चूहा पर जो किया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। बिल्ली और चूहा थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था, ठीक है। कोहलर किस पर किए थे, तो कोहलर चिंपैंजी पर किए थे, है ना। तो ये आपको याद रखिएगा, जानवर, हिरन कोई नहीं होगा, भालू भी गलत है, ठीक है। तो चूहा पर कौन किया था, तो थॉर्नडाइक, और बिल्ली पर, चूहा और बिल्ली पर थॉर्नडाइक किया था, कुत्ता पर किया था पावलोव महोदय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वो क्या कहलाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दे रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, इसे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहा जाता है, कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, या फिर इसको ध्यान कहते हैं। तो इसको कहा जाएगा दोस्तों संप्रेषण, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको संप्रेषण कहेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। दोस्तों किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी
सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, बताइए। सरल से कठिन की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों। नाम ही है यहाँ पर शिक्षण सूत्र के माध्यम से कौन सा जो वस्तु या संदर्भ है जो सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, तो स्थूल से लेकर के सूक्ष्म की ओर, है ना। तो सूक्ष्मता की ओर यानी कि सूक्ष्म की ओर, आंसर हो जाएगा डी नंबर। स्थूल से लेकर के सूक्ष्म की ओर हो जाएगा 20 का आंसर नंबर डी। अगला है 21 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। ऐसा परीक्षण कौन सा है जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, न्यायादर्श, या वैधता, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का हो जाएगा दोस्तों, उसको कहते हैं विश्वसनीयता, है ना। विश्वसनीयता यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि उत्तम परीक्षा विशेषताएं कौन सी है, बताइए। तो उत्तम परीक्षा की विशेषताएं, तो उत्तम परीक्षा की विशेषताएं जो है वो वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है और व्यवहारिकता भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर, कह रहा है कि शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो शोध कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4, क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं शोध, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 बजे से डेली लाइव क्लास होता है, तो सभी लोग 9 बजे से तैयार रहिएगा। आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 28 जुलाई है, अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, तो आप PDF लेकर के अब तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। PDF लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310, ठीक है, ये नंबर है हमारा, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन का पक्ष क्या है दोस्तों। मूल्यांकन का पक्ष पूछ रहा है, संज्ञानात्मक होता है या भावात्मक होता है या फिर कौशलात्मक होता है या फिर इनमें से सभी होता है, क्या होगा। तो 24 का जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा मूल्यांकन का पक्ष। अगला है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया बताना है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ब्लू प्रिंट होती है या रेड प्रिंट होती है, या दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए दोनों भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लू प्रिंट होती है, ठीक है। प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्लू प्रिंट होती है। अगला प्रश्न चलते हैं हम 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है, प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, देखिए अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हों उसे कहते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह इनमें से कौन से हिंदी वर्णमाला होगा दोस्तों, तो अन और अह होता है आपका अयोगवाह। अगला है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, बताइए। द्विगुण व्यंजन यानी कि उसमें 2 गुण हो, है ना। तो ढ और अड़ हो जाएगा, है ना। ढ और अड़ यानी कि दोनों के नीचे इसको ड भी कह सकते हैं और ढ भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों बिंदु दे देंगे तो इसमें द्विगुण व्यंजन होता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि निम्न में से कौन घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण किसे कहा जाता है, बताइए। तो घोष वर्ण जो होता है यानी कि तीसरा होता है, पहला दूसरा नहीं होगा, तो ये ख वाला भी नहीं होगा, च भी नहीं होगा और ठ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा म हो जाएगा आपका, घोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण हो जाएगा आपका स हो जाएगा अघोष वर्ण, ठीक है, स हो जाएगा अघोष वर्ण। अगला प्रश्न है कि भाषाई कौशल का सही क्रम आपको बताना है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाषाई कौशल का सही क्रम। देखिए भाषाई कौशल 4 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है और ये क्रम आप याद रखिएगा, सीटेट में बहुत बार पूछ चुका है भाषाई कौशल का क्रम। तो इसको हम कह सकते हैं LSRW, आप याद रखिएगा, शॉर्ट में आपको याद रहेगा, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे फिर पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, भाषाई कौशल के ये 4 जो क्रम है ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है ना। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाषाई कौशल का प्रथम चरण क्या है। तो प्रथम चरण क्या बताए थे, सुनना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 31 का, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको प्रथम चरण कौन होता है, लास्ट चरण कौन होता है, तो भाषाई कौशल वाला भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा।
अगला है कि अध्यापकों से संबंधित अभिलेख आपको बताना है। जी हाँ, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? उपस्थिति पंजिका अभिलेख, या अवकाश पंजिका, या अध्यापक डायरी, या फिर उपयुक्त सभी। 32 का क्या हो जाएगा? तो अध्यापकों से संबंधित जो अभिलेख है ये उपस्थिति पंजिका भी सही है, अवकाश पंजिका भी होता है और अध्यापक डायरी भी होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लॉग बुक क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो देखिए अभी जो आप लोग का जो तैयारी चल रहा है वो प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है ना, प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार एसएससी। तो जो लोग अगर बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं या आपके भाई बहन है ना, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त अगर फॉर्म भरे होंगे तो बिहार एसएससी के भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल पर। 28 तारीख के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी प्रधान शिक्षक की, रात में 9 बजे से। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनको पता चल सके और उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए लॉग बुक क्या होता है बताइए। बताइए दोस्तों कि लॉग बुक क्या होता है। ऑप्शन है कि अध्यापक की डायरी, परिवार डायरी, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 33 का हो जाएगा। जो लॉग बुक होता है ना, इसमें आप दोनों मत मार दीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा विद्यालय की डायरी होता है लॉग बुक, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि लोच का सिद्धांत किससे संबंधित होता है। बताइए तो लोच का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा समय सारणी से संबंधित है लोच का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि न्याय का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों। न्याय का सिद्धांत भी जो संबंधित है ये भी आपका समय सारणी से ही संबंधित होता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, न्याय का सिद्धांत समय सारणी से। अगला प्रश्न है डायट। जी हाँ, डायट के बारे में मैंने आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, डायट के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। डायट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो DIAT, डायट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं भी लास्ट में आप लोग को बता दूंगा, है ना, और नोट भी आप कर लीजिएगा क्योंकि ये फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है डायट का। तो देखिए डायट कह रहा है कि मेंटर है। देखिए डायट मेंटर किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है डायट संकाय का सदस्य, विद्यालय का सदस्य, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डायट संकाय का सदस्य जो है डायट मेंटर है। ठीक है, तो डायट जो होता है ना, इसका हिंदी में इसको कहते हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा डायट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डायट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। बताइए तो कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक, या छात्र। देखिए शिक्षक तो है इसमें, है ना, पाठ्यवस्तु भी है, छात्र भी है, अभिभावक इसमें नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, नहीं पूछ रहा था आपको, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है 38 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी या एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है ना। कभी कभी जो शिक्षक होते हैं क्लास में अंतराक्षरी करवाते हैं या फिर काव्य पाठ प्रतियोगिता करवाते हैं, तो ये शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है ये बताना है आपको। नियोजन का सिद्धांत है, या निश्चय उद्देश्य का सिद्धांत है, या क्रियाशीलता का सिद्धांत है, या अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत है ना। किस चीज़ का सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 39 नंबर। 39 प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणों एवं, है ना, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है दोस्तों। बताइए तो उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कह रहा है कि कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना, ये कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इस प्रकार को कहा जाता है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा भाई बी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 9 बजे से डेली लाइव क्लास आपको मिल सकेगा। अगला है कि पाठशाला एवं विद्यालय को
उद्यान की संज्ञा किसने दी है? बताइए। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दिया है दोस्तों, और किसने दिया है? ऑप्शन है हर्बर्ट ने, या फिर मॉन्टेसरी ने, या फिर फ्रॉबेल ने, या फिर फ्रैंकलिन ने। तो ये दिया गया है फ्रॉबेल के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया है। अगला है प्रश्न कि भावात्मक एकता समिति। जी हाँ, भावात्मक एकता समिति काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष पूछा गया। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुआ था, तो याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष दोस्तों वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम था इनका? डॉक्टर संपूर्णानंद। हाँ ना, यहाँ पर पूर्णानंद दे दिया है, यहाँ पर संपूर्णानंद हो जाएगा आपका। डॉक्टर संपूर्णानंद इसके अध्यक्ष थे आपका। भावात्मक एकता समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एक एकता समिति जो है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता समिति, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय एकता समिति बताइए, तो इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता समिति, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय एकता समिति की, वो हुई थी 1967 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता समिति इंदिरा गांधी, और भावात्मक एकता समिति डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 42 नंबर। प्रश्न है कि सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। देखिए, सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर भी यही हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया था? तो महात्मा गांधी ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? बताइए। तो धार्मिक सहिष्णुता में कौन बाधक नहीं है? ऑप्शन है परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप, या नैतिक आचरण। 43 का हो जाएगा दोस्तों नैतिक आचरण। नैतिक आचरण जो है ये धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं होता है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा लाइव चैट में, है ना। कमेंट करने से ये पता चलेगा ना कि आपको उसका आंसर पता है या नहीं, है ना। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होगा, आप कमेंट कीजिएगा और सही जवाब आएगा तो ठीक है, और गलत होगा तो आपको सीखने का मिलेगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? बताइए। तो तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, या परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। 44 का क्या हो जाएगा? तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें आंसर आपको थोड़ा सा, हमें भी कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आप लोग बताइए तो, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, कि सी होगा, कि ए होगा, कि बी होगा, कि डी होगा। ठीक है, इसको मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करना, लाइव में नहीं कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। देखिए, एक प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग पर जोर दीजिए और गूगल करके चाहे किसी और तरीके से आप उसको पता कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। तो चरित्र का विकास के लिए, चरित्र का विकास कैसे होगा? ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में चरित्र का व्याख्यान करके, या टीवी देखा करके, या फिर सदाचार युक्त पर्यावरण में रह करके, या फिर विद्यालय का असहयोग करके। 45 का क्या होगा? देखिए, कक्षा में चरित्र व्याख्यान कीजिएगा तो ये चरित्र का विकास नहीं होगा। टीवी देखने से भी चरित्र का विकास नहीं होता है। सदाचार युक्त पर्यावरण होना चाहिए दोस्तों, तभी यहाँ पर चरित्र का विकास हो सकता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर। प्रश्न है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, इसके बारे में मैंने अष्टांगिक मार्ग 8 नाम मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ये जो बताया गया है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया है आपका। देखिए, आपको यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आंसर में आपको ए दे दिया गया है, ए नहीं होगा, सी होगा आपका, है ना। महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताया गया है सांसारिक दुखों से मुक्ति का।
अगला है कि पावक में कौन सी संधि है दोस्तों, तो कुछ यहाँ पर हिंदी के भी प्रश्न दे दिया गया है। अयादि संधि होता है पावक में, ठीक है, आपको पता ही होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदि जोड़ अपि होता है यद्यपि का संधि विच्छेद, है ना। तथैव में कौन सी संधि है, तो तथैव में कौन से संधि हो जाएगा दोस्तों, तो विरधि संधि है आपका तथैव में। कौन सी संधि है, तो विरधि संधि है तथैव में। और पवन का संधि विच्छेद तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पो जुड़ अन हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए कुछ हिंदी का इसको मैंने हटाता हूँ। और 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन होता है ना। ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ओटावे महोदय का है। किसका है, ओटावे का है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय सामुदायिक जीवन का प्रतिबिंब होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय जो है वो सामुदायिक जीवन का प्रतिबिंब होता है और उसे ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए। यह परिभाषा किसने दिया है दोस्तों, तो ये जो परिभाषा दिया गया है वो प्रोफेसर हुमायूं कबीर के द्वारा दिया गया है। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्यालय समाज का क्या होता है। देखिए विद्यालय समाज का क्या होता है बताइए, तो लघु रूप होता है या बृहद रूप होता है या समरूप होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमारा जो विद्यालय है वो समाज का एक लघु रूप है ना। एक समाज का क्या है, तो एक लघु रूप है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा है। प्राथमिक स्तर पर जो व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता है वो क्या है, तो वो शिल्प है, उद्योग है, व्यापार है या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर जो व्यावसायिक शिक्षा है एक शिल्प है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 55 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो किसके लिए, तो बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए या फिर व्यापारी बनाने के लिए या फिर उद्योग लगाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसायीकरण जो आवश्यक है दोस्तों, बिल्कुल सही, हाँ आंसर ये हो जाएगा बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए, है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए अब दोस्तों आपको यहाँ पर भी नंबर दे दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7857824310, है ना। ये हमारा कैरियर परिवार का ये नंबर है, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 56 नंबर। 56 प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो उससे क्या होगा दोस्तों, व्याख्यान कौशल होगा या फिर नियमन कौशल होगा या फिर पुनर्बलन कौशल होगा या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल होगा। 56 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुनर्बलन कौशल होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल 57 नंबर। प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से क्या होता है। TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मेथड, हाँ ना। टीचिंग लर्निंग मेथड बनाना पड़ता है जब बीएड करता है ना उस समय भी। तो टीचिंग लर्निंग मेथड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये शिक्षण करते समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इसको प्रयोग करने से ना मतलब जो पढ़ाई में क्या होता है काफ़ी आसानी हो जाता है। तो इसका जो शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM प्रयोग करने से क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो छात्रों को पाठ जो है वो सहजता से बोधगम्य हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों का मानसिक विकास होता है, ये भी सही है। छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, ये भी सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि डी नंबर। अगर ऑप्शन ई रहता तो ई मारते, इनमें से एक से अधिक मारते आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर। 58 कह रहा है कि फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है ना। तो फ्लैनल बोर्ड क्या है, तो एक प्रकार का TLM है, टीचिंग लर्निंग मेथड है। तो ये किस प्रकार का है ना। दृश्य है ना, दृश्य श्रव्य है या श्रव्य है या दृश्य है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है। तो फ्लैनल बोर्ड जो है तो बोर्ड है ये दोस्तों, इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं ना, ये श्रव्य नहीं है ना। ये सिर्फ क्या है, तो दृश्य होगा। आपका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। कह रहा है कि कौन सा
प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है। प्रकृति प्राप्त, देखिए प्रकृति प्राप्त TLM आपको पूछ रहा है कौन सा नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है। अच्छा तो नहीं है दोस्तों, तो ये पत्तियां हैं, टहनियां हैं, कंकड़ पत्थर है, मानचित्र है, क्या होगा जो प्रकृति से प्राप्त नहीं है। तो प्रकृति से कौन प्राप्त नहीं है हमें? मानचित्र हमें प्रकृति से मिलता है? बिल्कुल नहीं, मानचित्र को तो हम लोग बनाए हैं ना, तो ये प्रकृति प्राप्त नहीं है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। कंकड़ पत्थर ये सब क्या है? सब प्रकृति के द्वारा है। टहनियाँ हो गया, पत्तियाँ हो गया, ठीक है, तो ये सब प्रकृति से हो जाएगा। मानचित्र को हमने बनाया है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत मूल्यांकन मतलब क्या? लगातार, यानी कि हमेशा मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब क्या होता है? सतत मूल्यांकन का मतलब है कि सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक, यानी कि जब उसका सत्र खत्म होता है, विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। यानी कि सत्र प्रारंभ से लेकर के सत्रांक तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही कहलाता है सतत मूल्यांकन, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न है 61 नंबर, कह रहा है कि शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? शैक्षिक शोध को कितने वर्ग में बांटते हैं? 7, 6, 3 या 5? तो इसको 3 वर्ग में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन, या टोली शिक्षण, या खुली कक्षा कक्ष, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो नवाचार हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के, एक मिनट, हाँ, कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो ब्लूम महोदय जो हैं, इनके ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा यहाँ पर विश्लेषण, कौन सा नहीं आता है ना। तो ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्य आंकना। तो कौन नहीं आता है दोस्तों? तो मूल्य आंकना इसके अंतर्गत नहीं है। ये विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इनके तीनों अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी डी नंबर आपका। अगला है कि ब्लू प्रिंट क्या होता है? बताइए। तो ब्लू प्रिंट के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि ब्लू प्रिंट जो है ये आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न पत्र आधारशिला होता है, ठीक है। ब्लू प्रिंट आपका, ठीक है। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? तो ब्लू प्रिंट होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि TAT, देखिए TAT अभी मैंने बताया था ना कि TAT परीक्षण जो है ये किसके लिए किया जाता है ना। बताइए तो सभी लोग कमेंट करके कि TAT जो परीक्षण होता है वो बच्चे के लिए होता है या वयस्क के लिए होता है? तो बच्चे के लिए तो CAT होता है ना। TAT किसके लिए होता है? तो ये वयस्क के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका पूरा नाम पूछा गया, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा टैट का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है 66 नंबर, प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। बताइए भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं? पठन है, लेखन है, व्याकरण है, या इनमें से सभी हैं? क्या होगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि पठन भी है, लेखन भी है, व्याकरण भी है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, प्रश्न है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या क्या है दोस्तों? तो लिपि संबंधी अज्ञानता है, या व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान है, या सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव है, या उपयुक्त सभी। भाषा अज्ञानता पूछ रहा था ना। तो भाषा अज्ञानता संबंधी समस्या इस वजह से होता है क्योंकि उस बच्चे को लिपि संबंधी ज्ञान नहीं है, व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं है, या सही विराम चिन्हों का भी उसको ज्ञान नहीं है, तो इस वजह से उसको दिक्कत हो रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भाषा की अज्ञानता है, उसे ज्ञान कम है, ठीक है, तो इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। अगला है कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव, स्किनर, फ्रॉबेल या डाल्टन? तो कौन दिया है दोस्तों? पावलोव दिया है, या स्किनर दिया है, या फ्रॉबेल दिया है, या डाल्टन दिया है? आंसर हो जाएगा पावलोव महोदय के द्वारा दिया गया है, ठीक है।
पावलोव के द्वारा। अगला प्रश्न है चिंपैंजी। देखिए चिंपैंजी वाले आ गए, यानी कि वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। किसने किया था? तो कोहलर महोदय ने किया था, है ना, कोहलर। अब तो याद हो गया होगा आप लोग को, इतना बार मैंने बता ही दिया कि आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। चिंपैंजी पर यानी कि वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत, इसी को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, या समग्र सिद्धांत कहते हैं, या पूर्णाकृति सिद्धांत कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं दोस्तों, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये कोहलर महोदय के द्वारा किया गया था आपका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीटेट में 1000 बार पूछा गया है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किया था? तो अभी मैंने बताया था ना बीच में कि थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे वो बिल्ली पर किए थे और चूहा पर किए थे, है ना, 2 चीज़ पर प्रयोग किए थे। शेर पर प्रयोग कोई नहीं किया और भालू पर भी नहीं किया है। कुत्ता पर किसने किया था? तो पावलोव महोदय के द्वारा किया गया था कुत्ता पर प्रयोग। और चिंपैंजी वाला तो अभी आपको बता दिए कि कोहलर महोदय किए थे, है कि नहीं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 71 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7857824310। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप इस पे फ़ोन भी कर सकते हैं 7857824310 पर। और यहाँ पर आपको पीछे का सभी पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप 10-12 दिन 15 दिन में तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपना रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में यानी कि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? बताइए। संज्ञानात्मक विकास को 3 भाग में बांटा गया है, कौन कौन में? तो क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था में। और ये विभाजित किसने किया था? तो ब्रूनर महोदय के द्वारा किया गया है। ये पहले भी मैंने कई बार बता चुका हूँ, है ना, ये ब्रूनर वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को 3 भाग में बांटे थे। अगला प्रश्न है कि वह स्तर, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वो बता रहा दोस्तों, स्तर बताना है। वो स्तर कौन सा है, मतलब कि वो समय कौन सा है कि जो बच्चा जो होता है अपने परिवेश की वस्तुओं में क्या करने लगता है? विभेद करने लगता है, यानी कि अंतर करने लगता है। तो वो अवस्था जो होता है उसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है आपका, ठीक है। और देखिए, ये जो 4 भागों में जो बांटा गया है, ये पियाजे महोदय के द्वारा बांटा गया। हर एक टेस्ट में ये करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था होती है, इसकी जो उम्र सीमा है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 है। मूर्त संक्रियात्मक की दोस्तों 7 से लेकर के 12 वर्ष तक है। और अमूर्त का हो जाएगा 12 से लेकर के 15 वर्ष तक उम्र होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जिन पियाजे महोदय के द्वारा ये बांटा गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैंने 1000 बार बता चुका हूँ आप लोग को। हकलाने के कारण बताइए दोस्तों। हकलाना एक बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हकलाते हैं, तो ये वंशानुक्रम होता है या फिर वातावरण से होता है या फिर दोनों से होता है? देखिए, ये दोनों से होता है ना, वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, इसके वजह से होता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे लोग हकलाते हैं बोलते समय, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य पूछ रहा है आपको। ऑप्शन है निर्देशन करना या प्रशिक्षण या शोध कार्य या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान केंद्र का जो प्रमुख कार्य है वो इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि निर्देशन भी है, प्रशिक्षण भी है, शोध कार्य भी है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जाते जाते, और नीचे लाइक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। प्रश्न कह रहा है कि
विज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? बताइए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में दोस्तों मनोविज्ञानशाला है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी इसकी स्थापना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये रहा 75 सवाल। और आज थोड़ा सा ज़्यादा समय, थोड़ा सा जल्दी मैं कर दिया इसको, थोड़ा सा हमें कुछ काम था, है ना, इस वजह से आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 351 रुपये का इसमें मात्र चार्ज है। तो 351 आपको पेमेंट करना होगा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से दोस्तों 351 का आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा, है ना। ये जो नंबर दिया गया है आपको, और उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, जहां आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कम समय में अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं आप, तो मात्र 351 में आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं पीडीएफ ले करके। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे से डेली लाइव क्लास भी होती है रात में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार नाम है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का। और यूट्यूब चैनल भी हमारा कैरियर परिवार के नाम से ही है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। सीटेट की भी क्लास हमारे यहाँ होती है, तो हिंदी का चल रहा है, संस्कृत का भी क्लास चल रहा है। ठीक है, तो ये आप कांटेक्ट करके आप क्लास ले सकते हैं और आगे भी आपका सभी सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, तो आज टेस्ट नंबर 81 यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी चैनल पर इसी समय, है ना। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और किसी प्रकार का समस्या हो तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस पर पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।